हेलो दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल एस्पायरेंट्स राइट वे में स्वागत करता हूं और आज मैं आप सभी के लिए भारतीय संविधान की आत्मा यानी कि प्रस्तावना से संबंधित न्यू लेक्चर लेकर आया हूं। चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम सब नहीं जानते होंगे कि संविधान की आत्मा किसने कहा था। हमने ये तो सुना है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, पर यह नहीं पता है कि इसे सबसे पहले किसने संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। तो ये सबसे पहले ठाकुरदास भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा प्रेम्बल को कहा गया है। तो अब प्रश्न हमारे मन में ये उठता है कि इसे सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ पर लाया गया था। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था और उसके बाद कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिनमें भारत भी शामिल है। प्रस्तावना में संविधान का सार होता है। संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो हम सभी ने प्रस्तावना को काफ़ी बार पढ़ा होगा और देखा भी होगा, पर क्या जो उसमें एक एक शब्द दिया है आपको उनका मतलब पता है? ऐसे बहुत कम छात्र होंगे जिन्हें इसका मतलब पता होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं शब्दों पर गहन अध्ययन करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो सर्वप्रथम चलते हैं, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं किस तरीके से इन शब्दों का मतलब है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम अपनी प्रस्तावना को पढ़ के सुनाते हैं आपको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो इसी के साथ इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को सम्मिलित किया गया। तो अब आइए चलते हैं, हम अब इन शब्दों का सही अर्थ जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित मुख्य शब्दों के अर्थ। हम भारत के लोग, इसका तात्पर्य है कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। प्रजातांत्रिक को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं तथा भारत के लोग ही सर्वोच्च संप्रभु है। अतः भारतीय जनता को जो अधिकार मिले हैं वही संविधान का आधार है। अर्थात दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है। तो हम इस चीज़ को समझ गए हैं कि हम भारत के लोगों को क्या अर्थ होता है। अब चलते हैं, सबसे पहला वर्ड होता है संप्रभुता। इस शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है और ये अपने आंतरिक और बाहरी मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि भारत अपने देश में किसी भी दूसरे अन्य देश का हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है। अगर कोई भी हस्तक्षेप करता है तो ये भारत की संप्रभुता के खिलाफ होगा। अब चलिए दोस्तों, हम दूसरे शब्द के बारे में बात करते हैं। दूसरा शब्द है हमारा समाजवादी। समाजवादी शब्द का अर्थ यह है कि ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधनों, पूंजी, जमीन, संपत्ति आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। यानी कि हम भारत के संविधान में समाजवाद का यह अर्थ होगा कि जितनी भी पूंजी या जमीन है उस पर संपूर्ण हर किसी का अधिकार होगा। यानी कि वे हर किसी के हिस्से में आ सकती है, कोई भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस समाजवादी अर्थ का ये अर्थ है। अब चलते हैं हम दोस्तों पंथ निरपेक्ष की ओर। पंथ निरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं।
अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी धर्म को भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी धर्म समान माने जाएंगे और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होगा। तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ ये हो गया। तो धर्म निरपेक्ष जो वर्ड आता है वो भी इससे संबंधित है, पंथ निरपेक्ष से। अब चलते हैं दोस्तों हम न्यू वर्ड लोकतांत्रिक की ओर। तो लोकतांत्रिक का जो अर्थ होगा वह होगा संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल वृहद रूप से किया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। कहते हैं दोस्तों जिनकी उम्र 18 साल हो गई है। मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। तो हम दोस्तों इसका समझ गए हैं कि किसी भी प्रकार से सभी लोगों को समान समझा जाएगा। जिनकी एज 18 साल हो गई है उन्हें मताधिकार का अधिकार दिया जाएगा, सामाजिक चुनाव होगा, कानून की सर्वोच्चता यानी कि कानून सर्वोच्च होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका पर कोई भी हस्तक्षेप या कोई भी उस पर दबाव नहीं होगा, वह अपना कार्य पूर्णतः स्वतंत्र रूप से करेगी। भेदभाव का भाव होगा, तो भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी तरह। तो ये लोकतांत्रिक का अर्थ हो गया। तभी किसी न किसी तरीके से एक पूर्णतः देश डेमोक्रेसी बनता है अगर इसमें सभी ये चीज़ें किसी भी आम नागरिक को प्रोवाइड हो पा रही है। तो अब हम न्यू शब्द गणतंत्र पर चलते हैं। तो गणतंत्र का अर्थ जो हम समझते हैं वह है प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का उपयोग इस विषय पर प्रकाश डालता है कि दो प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वंशगत लोकतंत्र तथा लोकतंत्र गणतंत्र में से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में दो शब्दों का उपयोग किया गया है, एक तो है वंशानुगत लोकतंत्र, यानी कि अगर कोई प्रधानमंत्री है और वो अपने पद पर उसके जो बच्चे हैं उन्हें वो उस पर अपॉइंटमेंट करता है तो वो तो होता है वंशानुगत लोकतंत्र। और जो लोकतंत्र गणतंत्र है वो भारत ने अपनाया है, जो अभी भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं यानी कि लोकतंत्र बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। गणतंत्र के अर्थ में दो और बातें शामिल है। गणतंत्र में हमेशा ये होता है कि प्रत्यक्ष तथा तो अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है। मतलब कि अगर हम कोई अब जैसे कि अभी न्यू चुनाव होंगे उसमें हम 5 साल के लिए एक प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, तो वह एक समय निश्चित के लिए चुना जाता है, उसके बाद वह फिर से चुनाव होता है। तो यही बात हमारे यहाँ पे इसमें दर्शाई गई है। पहली यह है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय लोगों के हाथ में होती है। यानी कि डेमोक्रेसी को यह बोला जाता है कि जो इसमें शासन होता है वो जनता के हाथों में होता है, ना कि एक राजा के हाथ में होता है। तो दूसरी बात यह है कि किसी भी विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। यानी कि हमेशा जितने भी कार्यालय होंगे उसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी भेदभाव नहीं होगा, हर नागरिक के लिए वे खोले जाएंगे, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव मान्य नहीं होगा। अब नीचे चलते हैं स्वतंत्रता की ओर। यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य नागरिक स्वतंत्रता से है। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं को भीतर ही किया जा सकता है। यह व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों स्वतंत्रता का अर्थ हमने जान लिया है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है, यानी कि जितनी भी इसमें फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना होगा। उससे अगर आप बाहर चलेंगे तो कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगाई गई है। ये देखो यहीं पे लिखा है कि लिखित सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है। तो अब हम न्यू शब्द की ओर चलते हैं, वो है न्याय। तो न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख है, जिसे 3 भिन्न रूपों में देख सकता है: सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय व आर्थिक न्याय। तो हम सामाजिक न्याय के बारे में बात कर लेते हैं। सामाजिक न्याय से अभिप्राय है कि मानव के बीच जाति वर्ण के आधार पर भेदभाव न माना जाए और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो। मतलब कि किसी भी प्रकार के मानव जाति में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाएगा। जैसे कि प्राचीन काल में भेदभाव किया जाता था उस पर रोक लगाई गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के उचित अवसर सुलभ होंगे। मतलब प्रत्येक नागरिक को हर चीज़ का अधिकार दिया गया है। वो चाहे कुछ भी काम करना चाहता है, कुछ भी अपने रोजगार संबंधित चीज़ें चाहता है तो उसे पूर्ण अधिकार दिया गया है। अब चलते हैं आर्थिक न्याय का अर्थ।
आर्थिक न्याय का अर्थ है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्यायोचित वितरण हो और धन संपदा का केवल कुछ हाथों में केंद्रीकृत न हो जाए। इस बात का विशेषकर ध्यान रखा जाएगा कि जो हमारे आर्थिक क्रियाएं होती है पूरे हमारे देश में, वे पूर्णतः किसी एक के हाथ में न रहे, वे वितरण होता रहे। मतलब कि हर किसी व्यक्ति को उनका अधिकार हो कि वह कुछ भी अपना कार्य करना चाहता है वो आर्थिक रूप से, तो उसमें उस पर किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तो इसका अर्थ ये होता है आर्थिक न्याय का। अब चलते हैं हम दोस्तों राजनीतिक न्याय के। राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि राज्य के अंतर्गत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। इसका अर्थ होता है कि राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि जितने भी सरकारी कार्यालय है उसमें और राजनीतिक पार्टियों के जितने भी कार्यालय है उनमें दफ्तरों में प्रवेश की बात कही गई है कि किसी प्रकार के उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, हर एक आम इंसान भी उसमें जा सकते हैं। तो यही बात हमारे राजनीतिक न्याय का अभिप्राय कहा गया है। तो किसी भी सरकारी न्यायालय में किसी प्रकार की किसी व्यक्ति को रोक नहीं लगाई गई है। अब चलते हैं समता। समता का अधिकार होता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता प्रदान करती है, जिसका अभिप्राय है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने की उपबंध। इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। मतलब कोई योजना अगर सरकार निकालती है तो उसका ऐसा नहीं है कि किन्हीं विशेष वर्ग के लोगों को उसका लाभ मिले, वह पूर्णतः सभी व्यक्तियों के लिए उसके जितने भी लाभ होंगे प्रोवाइड करे जाएंगे, तो उसमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब चलते हैं बंधुत्व। बंधुत्व का जो अर्थ होगा वह है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व में दो बातों को सुनिश्चित करना होगा, पहला व्यक्ति का सम्मान और दूसरा देश की एकता और अखंडता। मौलिक कर्तव्य में भी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो दोस्तों इसका अर्थ समझो। बंधुत्व का अर्थ होता है कि जितने भी हमारे देश में धर्म है उनमें जितने भी व्यक्ति है उनके साथ सभी भाईचारे की भावना से हमें रहना है अपने देश के अंदर। और पहला है जितने भी व्यक्ति है हमें सम्मान करेंगे एक दूसरे का और दूसरे की एकता और अखंडता में बनाए रखेंगे। एकता का मतलब होता है कि वो किसी प्रकार का, जैसे अंग्रेज पुराने टाइम पर करते आते थे कि फूट डालो और वे अपना जो रूल करते थे उसी के अकॉर्डिंग होता, पर ऐसा नहीं था। जो संविधान में किया गया है वो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य को हम अगली वीडियो में कुछ समझाएंगे। उसमें क्या गया है जो हमारे संविधान के भाग 4 क में दिए गया है कि मौलिक कर्तव्य में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने की बात कही गई है। तो वो अलग टॉपिक होगा, उसमें हम अलग बात कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए आप लाइक और कमेंट कर दीजिए, और जो हमारे लिए न्यू सुझाव है आप कृपया करके उसको भी दीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।